भारतीय भूगोल में भारतीय कृषि पढ़ा रहा हूँ। कृषि में खाद्यान्न खत्म हो गया है, आज दलहन पढ़ाऊंगा, इसके बाद तिलहन, फिर नकदी फसल, फिर सब्जी फल। कृषि को मैं अलग अलग वीडियो बना के पढ़ा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि कृषि से पूछे जाने वाले प्रश्नों की संख्या लोक सेवा आयोगों में बढ़ी है, चाहे संघ लोक सेवा आयोग हो, चाहे राज्य लोक सेवा आयोग, चाहे आदर्श एग्जाम, सभी में कृषि विषय से आपके ज्ञान की परीक्षा पहले की अपेक्षा अधिक की जा रही है। तो कृषि 3 विषयों में आता है। कृषि अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक्स में भी आता है, भूगोल में भी आता है। जब हम राज्यवार आंकड़े पढ़ते हैं तो भूगोल में चला आता है। कृषि प्रौद्योगिकी भी पूछ रहा है, जैसे कौन सी फसल में कौन सा जीवाणु पाया जाता है जड़ों में, इस फसल की किस्म क्या है ना, इसमें कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन कितना पाया जाता है, ये कृषि विज्ञान में शामिल हो जाता है। तो कृषि विज्ञान में भी आता है, इकोनॉमिक्स में भी आता है, भूगोल में। कृषि अर्थव्यवस्था में इकोनॉमिक्स में पढ़ाऊंगा, इकोनॉमिक्स में कृषि अर्थव्यवस्था अलग से चैप्टर होगा, लेकिन कृषि का भूगोल और कृषि का विज्ञान यह मैं साथ साथ लेकर चल रहा हूँ, ताकि फसलों के संदर्भ में कोई भी क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाए वो न छूटे, एक साथ समेकित कर दे रहा हूँ। तो इस पर ध्यान दीजिएगा। दलहनी फसलें, उनका भूगोल और इनका विज्ञान एक साथ आइए पढ़ लेते हैं। दलहनी फसलें चाहे अरहर हो, चना हो, मटर, मसूर, सोयाबीन, उड़द, मूंग, ये दलहनी फसलें लेग्यूमिनेसी कुल की फसलें हैं। लेग्यूमिनेसी कुल की प्रमुख विशेषता ये होती है कि इनकी फसलों की जड़ों में राइजोबियम, इनकी फसलों की जड़ों में ग्रंथियां पाई जाती हैं। इन ग्रंथियों में राइजोबियम नामक जीवाणु सहजीवन करता है। सहजीवन मतलब दोनों का जीवन का संबंध है, कुछ लेता है और कुछ देता है, तो सहजीवन करता है। कैसे? राइजोबियम नामक जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का मिट्टी में स्थिरीकरण करके मिट्टी को नाइट्रेट की आपूर्ति करता है। वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मिट्टी में नाइट्रेट में तब्दील कर देता है, इस तरह से मिट्टी को नाइट्रेट प्रदान करता है। ठीक है, और इस प्रकार से मिट्टी में नाइट्रेट की मात्रा बढ़ाकर जो दलहनी फसलें होती हैं मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाती हैं। ठीक है, दलहनी फसलें मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाती हैं। अन्य फसलें क्या करती हैं? मिट्टी से पोषक मान चुरा लेती हैं, है ना। एक फसल लगाने के बाद मिट्टी में उपजाऊपन, उसकी पोषण क्षमता बहुत घट जाती है, जैसे धान लगा दिया या गन्ना लगा दिया। लेकिन दलहनी फसलें लगाने के बाद मिट्टी की पोषण मान बढ़ जाती है, घटती नहीं है। क्यों? क्योंकि इनकी जड़ों में जो जीवाणु पाया जाता है ग्रंथियों में, वो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को लेकर नाइट्रेट में तब्दील कर देता है, और नाइट्रेट फसलों के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। नेक्स्ट पॉइंट, यही कारण है कि दलहनी फसलों को यूरिया या नाइट्रेट अलग से छिड़कना नहीं पड़ता। नाइट्रेट क्या है? यूरिया है। तो दलहनी फसलों में नाइट्रेट अलग से नहीं डालना पड़ता, उल्टे ये मिट्टी की पोषण क्षमता को नाइट्रेट की आपूर्ति करके बढ़ा देते हैं दलहनी फसलें। नेक्स्ट पॉइंट, दलहनी फसलों को फसल चक्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना गया है। फसल चक्र क्या है? फसल चक्र का उद्देश्य होता है मिट्टी की खोए हुए पोषण मान को वापस करना। फसल का चक्र, मिट्टी की खोए हुए पोषण मान को वापस करना। इसे थोड़ा समझ लेते हैं, जैसे बोल रहा हूं लिखते जाइएगा। एक खाद्यान्न फसल लगाने के बाद जब हम उसे काटते हैं तो वो खाद्यान्न फसल जो होती है मिट्टी से पोषण मान को काफी हद तक खींच लेती है, जिससे मिट्टी की उर्वरता घट जाती है। एक खाद्यान्न फसल लगाने के बाद अगर हम तुरंत बाद दूसरी खाद्यान्न फसल लगा देंगे तो मिट्टी में पोषण मान तो है ही नहीं, तो हम या तो बहुत ज्यादा खाद छिड़केंगे, रासायनिक खाद के कुछ नुकसान भी होते हैं। हम बहुत ज्यादा रासायनिक खादों पर निर्भर नहीं हो सकते। ठीक है, क्योंकि जब भी प्रकृति में कृत्रिम उपायों से काम चलाया जाता है, नकली उपायों से, तो उससे प्रकृति को नुकसान पहुंचाता है। रासायनिक उर्वरकों के नुकसान क्या है ये हम अलग से बता देंगे कि वो कैसे नुकसान पहुंचाते हैं मिट्टी और पर्यावरण को। तो प्राकृतिक रूप से हम मिट्टी को पोषण मान प्रदान करने के लिए बीच में दलहन फसल लगा देते हैं। मतलब एक खाद्यान्न फसल काटा तो दूसरी खाद्यान्न फसल लगाने के ठीक पहले इस बीच की अवधि में दलहन फसलें उगा ली जाती हैं। इससे क्या है, दलहन फसलों का उत्पादन तो बढ़ता ही है, साथ ही वह पोषण मान जो पहली खाद्यान्न फसल द्वारा चुराई गई थी दलहन फसल द्वारा मिट्टी को वापस कर दी जाती है, ताकि अगली खाद्यान्न फसल के लिए मिट्टी में पोषण मान बना रहे। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा है एक फसल द्वारा मिट्टी से लिए गए पोषण मान को मिट्टी में वापस करते हैं, दलहन फसलें मिट्टी में उसे वापस करते हैं ताकि अगली फसल के लिए मिट्टी में पोषण मान बना रहे।
ऊपर मैंने लिखा है खरीफ, दलहन, रबी, यानी खरीफ की फसल काटने के बाद और रबी की फसल लगाने के पहले बीच में दलहन फसल लगा दी जाती है। ये क्या करती है, मिट्टी में नाइट्रेट की आपूर्ति करके उसकी पोषण क्षमता को बढ़ा देती है। ये सारी बातें मैंने जैसे बोला है लिख लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, प्रमुख दलहनी फसलें अरहर, चना, मटर, मसूर, ये जाड़ी की ऋतु में होती हैं। जाड़ी की ऋतु में जो फसल ऋतु उसे क्या कहते हैं, रबी फसल ऋतु। ठीक है, अरहर, चना, मटर, मसूर। मटर आप ठंडी में मटर की सब्जी बनती है, मटर ठंडी की है। चने का साग भी ठंडी में उगता है ना। अरहर ठंडी में उगता है और मसूर भी ठंडी में उगता है। तो ये ठंडी में, शीत ऋतु में जो भी फसलें उगाई जाती हैं वो रबी ऋतु के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट, सोयाबीन, उड़द, मूंग। उड़द मूंग हमेशा धान के खेत के आसपास आप उड़द मूंग के खेत देखते होंगे। धान के खेत के आसपास उड़द और मूंग लगे रहते हैं। तो उड़द, मूंग और साथ ही सोयाबीन तो उत्तर प्रदेश में बहुत कम होता है, ज्यादातर सोयाबीन मध्य प्रदेश में होता है। अगर उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो सोयाबीन के खेत शायद ही कहीं देखने को मिले। तो यहाँ पे याद कर लीजिए, सोयाबीन, उड़द, मूंग। जबकि मध्य प्रदेश के विद्यार्थी जो यहाँ पे हैं अभ्यर्थी भली भांति जानते होंगे कि सोयाबीन है ना, मध्य प्रदेश चूंकि वहाँ पे सबसे ज्यादा सोयाबीन होगा, तो जो एमपी के अभ्यर्थी हैं वो भली भांति समझ रहे होंगे कि सोयाबीन ठंडी के दिनों में, सॉरी बरसात की ऋतु में, मानसून काल में अर्थात खरीफ फसल ऋतु में बोया जाता है। मानसून काल में जब वर्षा होती है तो सोयाबीन, मूंग, उड़द और लोबिया ये खरीफ ऋतु में उगाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो सोयाबीन, मूंग और उड़द है, लोबिया को छोड़ दीजिए, सोयाबीन, मूंग और उड़द खरीफ में तो उगाया ही जाता है, जायद ऋतु में भी उगाया जाता है अर्थात ग्रीष्म ऋतु में, मार्च से लेकर जून तक। सोयाबीन, मूंग, उड़द जहां सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है, ट्यूबवेल द्वारा, नहर द्वारा, अगर वहां सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है तो जायद ऋतु में भी अर्थात ग्रीष्म काल में भी सोयाबीन, मूंग, उड़द उगा दी जाती है। ठीक है, अर्थात इस प्रकार दालों की खेती तीनों फसल ऋतुओं में की जाती है। ये एक सवाल बनता है ना। खाद्यान्नों की खेती तीनों फसल ऋतुओं में संभव नहीं है, लेकिन दालों की खेती तीनों फसल ऋतुओं में वास्तव में की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, हमारे देश में दलहनी फसलों का सर्वाधिक उत्पादन समग्र रूप में, दलहनी कोई एक फसल नहीं है, ये सारे फसलें जो है ऊपर से नीचे तक समग्र रूप में हमारे देश में दलहनी फसलों का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ होता है, दलहन का उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है। एमपी में दलहन उत्पादन में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट पॉइंट, फसलवार उत्पादन में दलहन के फसलवार, फसल मतलब दलहन में कई फसलें हैं ना, तो दलहन के फसलवार उत्पादन में राज्यों का स्थान आइए चेक करते हैं। समग्र दलहन एमपी, सोयाबीन एमपी, है ना। सोयाबीन एक बहुत ही महत्वपूर्ण पौधा है। सोयाबीन केवल दलहन ही नहीं है, तिलहन में भी आता है। हम तिलहन पढ़ाएंगे तो बताएंगे। सोयाबीन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इससे केवल दाल प्राप्त नहीं होती है बल्कि तेल भी प्राप्त होता है। हम जो रिफाइंड ऑयल खाते हैं वो 3 चीजों की खास रूप से हमारे देश में बिकती हैं। मूंगफली की उसमें लिखा रहता है, मूंगफली, सोयाबीन और सूरजमुखी, इन तीनों की रिफाइंड ऑयल हम सरसों के विकल्प के रूप में, सरसों के तेल के विकल्प के रूप में इस्तेमाल करते हैं। आप उसमें देख सकते हैं लिखा रहता है कि सोयाबीन का है कि मूंगफली का है या सूरजमुखी के तेल का है। तो सोयाबीन एक तेल वाला पौधा भी है ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और सोयाबीन के उत्पादन नंबर स्थान मध्य प्रदेश का है, इसीलिए मध्य प्रदेश को सोया राज्य कहते हैं या सोया स्टेट। नेक्स्ट, चने में भी एमपी नंबर 1 है, मध्य प्रदेश। अरहर सबसे ज्यादा हमारे महाराष्ट्र में पैदा होता है और मसूर हमारे उत्तर प्रदेश में पैदा होता है, मसूर। नेक्स्ट, दालों के उत्पादन और उपभोग दोनों में भारत दुनिया में प्रथम स्थान पर है। दुनिया में दालों के उत्पादन और उपभोग दोनों में भारत का प्रथम स्थान है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि इसके बावजूद देश की कृषि आयात में, यानी कृषि वस्तुएं जो दूसरे देशों से भारत में मंगाई जाती हैं, इसके बावजूद देश के कृषिगत आयातों में दालों का हिस्सेदारी सबसे ज्यादा है। लिखा है इसके बावजूद कृषि उत्पादों में सर्वाधिक आयात दालों का किया जाता है, यानी आयातों में सर्वाधिक हिस्सेदारी दालों की है। क्यों? क्योंकि भारत एक विशाल जनसंख्या वाला देश है और दूसरे शाकाहारी जनसंख्या की प्रोटीन की प्राप्ति का सबसे प्रमुख स्रोत दालें हैं। अगर आप शाकाहारी हैं, अगर दाल नहीं खा रहे हैं तो आपका बीमार होना या कमजोर होना तय है। दाल प्रोटीन का स्रोत होते हैं। हमारे शरीर में जो मसल्स होते हैं, जो ऊतक होते हैं, उनका निर्माण प्रोटीन से ही होता है।
विटामिन हमारे शरीर रचना में वृद्धि नहीं करते हैं, विटामिन केवल हमें बीमारियों से बचाते हैं, है ना। ठीक है, हमारी शारीरिक क्रियाओं को तेज कर देते हैं विटामिन। लेकिन हमारा जो मसल और ऊतक है उसका निर्माण पूरी तरह से प्रोटीन से होता है। अगर आप शाकाहारी यानी मांस नहीं खाते हैं, है ना, रेड मीट या समुद्री उत्पाद नहीं खाते हैं, तो आपके लिए प्रोटीन बहुत ही जरूरी है। और प्रोटीन आप कहाँ से प्राप्त करते हैं? दो स्रोत होते हैं प्रमुख रूप से, या तो आप दूध और पनीर खाते होंगे या दाल खाते होंगे, यही दो प्रमुख स्रोत होते हैं। तो विशाल जनसंख्या है हमारे देश की, और शाकाहारी जनसंख्या की प्रोटीन प्राप्ति का प्रमुख साधन क्या है? दालें हैं। इसलिए हमारे देश में दाल की खपत बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए दाल का हमारे देश में आयात करना पड़ता है। इसके बावजूद कि भारत दुनिया में सबसे ज्यादा दाल का उत्पादन करता है ना। इसीलिए दाल की कीमत रह रह के बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, इस पर राजनीति भी होती रहती है ना। दाल पिछले साल की शायद बात है ना, दाल की कीमत चली गई थी 150-200 रुपया प्रति किलो तक। तो सरकार पर सवाल उठाया जा रहा था कि गरीब दाल कैसे खाएगा। अब समझ में आया कि राजनीति क्यों हो रही थी, क्योंकि गरीब के लिए प्रोटीन का स्रोत है दाल। अगर गरीब के लिए दाल महंगा हो जाएगा तो जिंदा कैसे रहेगा, है ना, कमजोर हो जाएगा फिर। नेक्स्ट पॉइंट, दलहन फसलों में सबसे ज्यादा प्रोटीन सोयाबीन में पाया जाता है। दलहन फसलों में भी सबसे ज्यादा प्रोटीन सोयाबीन में पाया जाता है, याद रखिएगा, याद होगा, आप जानते हैं इस बात को। ऐसे प्रोटीन सबसे ज्यादा मछलियों में पाया जाता है। अगर आप सी फूड के शौकीन हैं तो जान लीजिए सबसे ज्यादा प्रोटीन मछलियों में पाया जाता है ना, सोयाबीन से भी ज्यादा। लेकिन दलहन में सबसे ज्यादा प्रोटीन सोयाबीन पाया जाता है। सोयाबीन में 40% प्रोटीन और 20% तेल पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, विश्व में सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादक देश यूएसए है। सर्वाधिक सोयाबीन का उत्पादन कहाँ होता है? यूएसए में होता है। उसके बाद यूएसए मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका, उसके बाद ब्राजील में उत्पादन होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है, जैसा कि पहले बताया। नेक्स्ट पॉइंट, दलहनी फसलों में सबसे ज्यादा उत्पादन भारत में किसका होता है? भारत में दलहनी फसलों में, जो इतनी सारी दलहनी फसलें हैं, इनमें सबसे ज्यादा उत्पादन भारत में सोयाबीन का ही होता है। नेक्स्ट पॉइंट, अब कुछ महत्वपूर्ण किस्में हैं दलहन की। हालांकि दलहन या अनाज या नकदी फसलें या फल सब्जी, इनमें जो महत्वपूर्ण किस्में हैं उनकी एक अलग लिस्ट बना दूंगा। लेकिन चूंकि दलहन पढ़ा रहा हूँ तो कुछ महत्वपूर्ण किस्में जो बार बार पूछी जाती हैं या संभावना है, उनको यहाँ मैंने लिखवा दिया है। आशा अरहर की लोकप्रिय किस्म है, अरहर की लोकप्रिय किस्म है आशा। अपर्णा मटर की एक पत्ती विहीन किस्म है, एक मटर का पौधा जिसमें पत्ती ही नहीं होती, केवल मटर उगता है, अपर्णा। सम्राट चने की लोकप्रिय किस्म है। गरिमा मटर की एक किस्म है। ठीक है, गरिमा मटर नहीं, गलत लिख दिया है, मसूर। गरिमा मसूर की एक किस्म है। ये हो गया दलहन फसलें। ठीक है, इसके बाद हम अगली वीडियो में तिलहन और नकदी फसलें पढ़ेंगे। ठीक है, ऐसे ऐसे करके बारी बारी कृषि खत्म होगा और बहुत बढ़िया से खत्म हो जाएगा, संपूर्ण तैयारी हो जाएगी आपकी कृषि में। एक रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो को डाउनलोड आप करते हैं, शौक से करिए, क्योंकि पढ़ने के लिए आप हमेशा तैयार नहीं रहते हैं। आपको एक निश्चित समय चाहिए जब आप टेबल कुर्सी पे बैठ के नोट बनाएंगे। ऐसा तो है नहीं कि मैं सुबह 10 बजे वीडियो डाला, आप 10 बजे पढ़ने बैठ जाएं। मैं जानता हूँ आपका पढ़ने का एक समय होता है, उसी समय आप उसे पढ़ना चाहते हैं, मेरे वीडियोस को देखना चाहते हैं, उसे नोट्स बनाना चाहते हैं। ठीक है, डाउनलोड करिए। लेकिन एक छोटा सा रिक्वेस्ट ये है कि डाउनलोड करने से पहले मेरे वीडियोस को थोड़ी देर यूट्यूब पर ऑनलाइन इंटरनेट के द्वारा देख लिया करिए, प्ले करके ऑनलाइन देख लिया करिए। इससे मुझे ये पता चलेगा कि कितने लोग व्यू कर रहे हैं। अगर सभी लोग, कल्पना करिए, सभी लोग डाउनलोड सिर्फ कर रहे हैं और व्यू न करें, तो मुझे पता कैसे चलेगा कि मैं कौन सा महत्वपूर्ण काम कर रहा हूँ, उसका संदेश कितने लोगों तक पहुँच रहा है और लाभ कितने लोग ले रहे हैं। तो मैं अगर पढ़ा सकता हूँ रात में 3 बजे खड़ा होके, तो आप जो है कि मेरे वीडियो को थोड़ी देर ऑनलाइन यूट्यूब पर व्यू कर सकते हैं। कृपया करके आप मेरे वीडियोस को अगर डाउनलोड कर रहे हैं तो करिए, लेकिन थोड़ी देर उससे पहले व्यू कर लिया करिए। इससे मुझे पता चलेगा कि कितने लोग व्यू कर रहे हैं, है ना, मेरे मोटिवेशन के लिए। आप कहते हैं कि मैं मोटिवेट करता हूँ, तो आप भी मुझे मोटिवेट करते हैं, लेकिन
इसी श्रृंखला में एक काम और कर दीजिए कि आप मेरे वीडियोस को पहले यूट्यूब पर व्यू कर लिया करिए। ओके, और हाँ, अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ये आप ही के लिए अच्छा है, इससे डेली के डेली आपको मेरे वीडियोस मिल जाया करेंगे, एक नोटिफिकेशन भी चला जाया करेगा, है ना। ठीक है, नमस्कार।